फतेहपुर गांव में भोला अपने बीमार पिता जगन्नाथ, माँ शांति और नई नवेली दुल्हन सुलेखा के साथ रहता था। भोला अपने खेत में सब्जियां उगाकर बाजार में ले जाकर बेचा करता था। उसकी शादी हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे। नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए रिश्तेदारों का उसके यहाँ आना जाना लगा हुआ था। एक दिन उसकी माँ शांति भोला से कहती है, भोला, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से रोज रिश्तेदारों का आना जाना लगा रह रहा है। उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए भी काफी पैसे खर्च हो रहे हैं। तुम्हारी शादी और तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए पहले ही हमने काफी कर्जा ले लिया है। अब लगता है रिश्तेदारों की खातिर पानी के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है माँ। सब्जियाँ बेचकर जो भी कमाई होती है वो तो सारी घर खर्च में ही निकल जाती है। ऐसे में कर्जा भर पाना तो मुश्किल हो रहा है। वैसे आपकी बहू गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। एक बार उसके हाथ का गाजर का हलवा खाओगी तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। हाँ, मैं तुझसे खर्चे की बात कर रही हूँ और तू गाजर का हलवा खाने की बात कर रहा है। तू कहना क्या चाहता है? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। यही माँ की अपने खेत में गाजर काफी मात्रा में लगी हुई है। अगर सुलेखा मेहमानों को अपने हाथ का गाजर का हलवा खिलाएगी तो मेहमान सारी मिठाइयों का स्वाद भूल जाएंगे। हाँ, पर क्या ये सही रहेगा? मेरा मतलब है नई नवेली दुल्हन से घर का काम लेना। कमरे के बाहर खड़ी सुलेखा उन दोनों की बातें सुन लेती है और अंदर आकर कहती है, माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं मेहमानों के लिए गाजर का हलवा बना दूंगी। सुनिए जी, मैं आपको हलवे के लिए कुछ सामान बता देती हूँ। आप बाजार जाकर ले आइए। तब तक मैं खेत में से गाजर तोड़कर ले आती हूँ। इसके बाद सुलेखा गाजर का हलवा बनाने में जुट जाती है। अरे वाह, हलवे की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है भैया। हाँ, लेकिन आप चुप रहो। आपकी दवाइयाँ चल रही हैं और डॉक्टर ने आपको ये सब खाने से मना किया है। उसके गाजर के हलवे की खुशबू सूंघकर पड़ोस की निर्मला आंटी आ पहुँचती हैं। शांति, अरे ओ शांति, कहाँ है तू? अरे आजा निर्मला, अंदर आजा। शांति, मैंने सोचा तेरी नई नवेली बहू को देख आती हूँ। वैसे कहाँ है तेरी बहू? और ये हलवे की खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है तेरे घर से। हलवा बना है क्या? हाँ सुलेखा बहू अंदर रसोई में है और वही गाजर का हलवा बना रही है। वो दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी सुलेखा प्लेट में हलवे की 2 कटोरियां लिए आती है और शांति और निर्मला को हलवे की कटोरी देती है। भाई वाह, ऐसा शानदार हलवा तो मैंने आज तक नहीं खाया। सच में ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़े होटल में बैठकर खा रही हूँ। जितनी सुंदर बहू है उतना ही अच्छा हलवा भी बनाया है इसने। ये लो तुम्हारा शगुन, पूरे 251 रुपए हैं। सच में बहू, हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना है। भोला बिल्कुल सही कह रहा था। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। इस तरह घर में जो भी मेहमान आता वो सुलेखा के हाथ का हलवा खाकर उसको खुश होकर इनाम दे जाता। ऐसे ही करके सुलेखा के पास काफी पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और वो सास को पैसे देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए 7,000 रुपए। हलवे के बदले में जो सगुन मिला है उसे आप रख लीजिए। बाबूजी की दवाई या कर्ज कम होने में काम आएंगे। नहीं बहू, ये तेरी मेहनत का फल है और इस पर तेरा हक है। इसका मतलब आप मुझे अभी तक इस घर का हिस्सा नहीं समझती जो ऐसी बातें कह रही हैं? नहीं बहू, हमारे दिल में भी तेरे लिए उतनी ही जगह है जितनी की भोला के लिए। तो फिर माँ जी, मेरी हर चीज पर भी आपका उतना ही हक है जितना कि मेरा। अब तो ये पैसे रख लीजिए ना माँ जी। उसके ये कहने पर शांति वो पैसे रख लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक रोज भोला सब्जियां बेचकर वापस घर की तरफ लौट रहा होता है कि तभी एक तेज रफ्तार बस उसे टक्कर मारकर चली जाती है और उसे चोट लग जाती है। तभी वहाँ एक बड़ी सी कार रुकती है। उसमें शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन राजवंश भंडारी बैठा होता है। गरीबों की मदद करने से वो कभी पीछे नहीं हटता। वो अपने ड्राइवर के साथ भोला को उठाता है और अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। भोला का चेकअप करने के बाद डॉक्टर राजवंश भंडारी से कहता है, इसके दाहिने हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और मैंने प्लास्टर कर दिया है, लेकिन इसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं खेती का काम कैसे करूंगा? सब्जियां कैसे बेचूंगा? मेरा घर कैसे चलेगा? तुम घबराओ नहीं। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी।
नहीं नहीं साहब, आपने मेरे लिए इतना किया, वही मेरे लिए काफी है। अगर आप मुझे समय पर अस्पताल ना लाते तो ना जाने मेरा क्या होता। इसके बाद वो उसे अपनी कार से उसके घर छोड़ने जाता है। भोला की ऐसी हालत देखकर शांति, सुलेखा और जगन्नाथ रोने लगते हैं। हे भगवान, एक ही तो कमाने वाला था हमारे घर में, उसके साथ भी ये हादसा हो गया। पता नहीं अब हमारा घर खर्च कैसे चलेगा। उसके घर की ऐसी हालत देखकर राजवंश को उन पर बहुत दया आती है और वो 10,000 रुपए शांति को देते हुए कहता है, माँ जी, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं नहीं साहब, हम ये पैसे नहीं रख सकते। रख लीजिए माँ जी, आपके काम आएंगे। राजवंश शांति को वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। गांव का मुखिया उनके घर आता है और कहता है, क्या बात है, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, आज तुम गरीबों के घर क्या कर रहा था भाई? लगता है अब तो मेरा कर्ज जल्दी ही वापस मिलेगा, और वो भी सूद समेत है। वो भला आदमी भोला को अस्पताल लेकर गया था और अब उसे घर छोड़ने आया था। आप तो मेरी हालत देख ही रहे हैं ना मुखिया जी, ऐसे में आपका कर्जा, वो भी सूद समेत, हम कैसे चुका पाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, मुझे अपने पैसे जल्द से जल्द चाहिए, नहीं तो अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है, बता रहे हैं। हाँ, आप ठीक 1 महीने बाद आकर अपने पैसे ले जाइएगा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे और वो भी सूद समेत। सुलेखा के इतना कहते ही मुखिया वहाँ से चला जाता है। ये तुमने क्या कह दिया बहू, इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब ठीक कर दूं। अपने खेत में लगी गाजर से हलवा बनाकर मैं गांव-गांव जाकर बेचूंगी और मुझे उम्मीद है कि मुझे उससे अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। फिलहाल मुझे हलवे के लिए राजवंश भाई साहब जो पैसे देकर गए हैं उसमें से कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे कि मैं हलवे का सामान ला पाऊँ। लेकिन बहू, तू हलवा बेचेगी कैसे? हमारे पास ना तो कोई ठेला, न दुकान और ना ही हलवे के लिए बड़े बर्तन। बहू, तुम इतनी ठंड में अकेले बाहर जाकर हलवा कैसे बेचोगी? आप सब मेरी चिंता मत कीजिए, इस वक्त मुझे बस आप लोगों के साथ की जरूरत है, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। पर इतनी ठंड और कोहरे से तुम कैसे? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं मानता। जब सिर पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना, तो क्या ठंड और क्या गर्मी। और अब आपके साथ साथ ये घर और इस घर की जिम्मेदारियां मेरी भी हैं। बहू, हम तो तुझे पाकर धन्य हो गए। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए माँ जी। ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी बहू 1 महीने के अंदर सारा कर्जा चुका देगी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बहू। इसके बाद शांति कुछ पैसे सुलेखा को देती है, जिससे सुलेखा बाजार जाकर हलवा बनाने का सामान और एक मटका खरीद लाती है। उधर शांति भी खेत से ढेर सारी गाजर तोड़कर ले आती है। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर सुलेखा ढेर सारा गाजर का हलवा बनाती है और उसे मटके में भरकर अपने सिर पर उठाकर बेचने के लिए गांव-गांव निकल पड़ती है। हलवा ले लो हलवा, गाजर का गरम गरम हलवा, शुद्ध देशी घी, मावो और खोए से बना हलवा, एक बार खाओगे बार बार आओगे। सुलेखा के हलवे की खुशबू से लोग झट से उसका हलवा चखने के लिए दौड़े चले आते। 1 प्लेट लगा दो बहन। हाँ हाँ, अभी लो। वाह वाह वाह, कितना स्वादिष्ट हलवा है। आज माँ के हाथों के हलवे की याद आ गई। ये लो पूरे 100 रुपए। लेकिन हलवा तो 40 रुपए का है साहब। बहन जी, इस स्वादिष्ट हलवे के लिए तो 100 रुपए भी कम है। अगर यही हलवा मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाता तो उसके 300 या 400 रुपए देने पड़ जाते मुझे। रखो रखो, ये तुम्हारी मेहनत के हैं, रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। धीरे धीरे और भी ग्राहक सुलेखा का गाजर का हलवा खाने लगे। कुछ ही दिनों में वो मटका गाजर हलवा वाली के नाम से मशहूर हो गई। सुबह से शाम तक उसका सारा हलवा खत्म हो जाता, लेकिन ग्राहकों की भीड़ कम होने का नाम नहीं लेती। उसने महीने के अंत तक अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। माँ जी, मुखिया कल आता ही होगा। ये उसके कर्ज के पैसे हैं और ये उसका मोल, उसको दे देना। जीती रहो बहू, भगवान तुम्हारे काम में खूब बरकत दे और तुझे सदा खुश रखे। 1 महीना पूरा हो गया था। अब भोला भी पूरी तरह ठीक हो गया था। सुलेखा, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अब तुम्हें गांव-गांव जाकर हलवा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे तो घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे।
इसके बाद दोनों मिलकर एक एक ठेला खरीद लेते हैं। जहाँ एक तरफ ठेले पर भोला अपने खेत की सब्जियाँ बेचता, वहीं उसके बगल में सुलेखा मटके वाला गाजर का हलवा नाम से अपना ठेला लगाकर हलवा बेचती। अब उनके पैसों की कमी दूर हो चुकी थी और वो दोनों खुशी खुशी मिलकर साथ साथ अपना काम करते। अंकिता एक बहुत ही अच्छे घर की पढ़ी लिखी और चुलबुली लड़की थी। वो खाने की बहुत ही शौकीन थी और किसी भी शादी ब्याह में जाने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती थी। अंकिता की माँ पूर्णिमा और पिता राजकिशोर दोनों ही अपनी भुक्खड़ बेटी की आदत से बड़े परेशान थे। एक दिन उसके कॉलेज में एक छोटा सा इवेंट होता है जहाँ अंकिता अपनी दोस्त प्रिया के साथ जाती है। खाने में इस बार कितनी अच्छी अच्छी डिश रखी है, यम्मी। अरे इस लालची लड़की को तो देखो, पूरा ध्यान इसका खाने पर ही है। ऐसा लग रहा है जैसे सारा खाना अंकिता बाहुबली ही खा जाएगी। कहीं तुम मुझे हल्के में तो नहीं ले रही हो? ये जो बाहुबली थाली रखी हुई है ना, इसे मैं 15 मिनट में खत्म कर सकती हूँ। 15 मिनट में? 15 क्या, मैं तुझे पूरे 30 मिनट देती हूँ। तू थाली खत्म करके दिखा मुझे। अंकिता झट से शर्त स्वीकार कर लेती है और 30 मिनट से पहले ही पूरी थाल का खाना खत्म कर देती है। ये देखकर उसके सारे फ्रेंड्स हक्के बक्के रह जाते हैं। इवेंट खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर अंकिता को पता चलता है कि आज शाम को पार्टी में जाना है। अंकिता फटाफट रेडी हो जाती है और बोलती है, मॉम डैड कहाँ हैं आप दोनों? जल्दी चलो ना, लेट हो रहा है। अरे मुझे भूख लग रही है। कितना टेस्टी टेस्टी खाना बना होगा वहाँ, मजे आ जाएंगे आज तो। अंकिता, वहाँ पर खाना खाने पर ना तू थोड़ा कंट्रोल रखना अपना। ओके मॉम, पहले पेट पूजा फिर काम तुझा। इज्जत गई भाड़ में, मैं तो जमकर खाऊंगी। पार्टी में अंकिता अपनी माँ की बात मानकर थोड़ा सा खाना खाकर एक साइड पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पूर्णिमा की फ्रेंड उर्मिला का बेटा अनिकेत आता है और बोलता है, हाय अंकिता। हेलो, आप कौन? माई सेल्फ अनिकेत, उर्मिला जी का बेटा। ओह अच्छा। मैं काफी देर से आपको देख रहा था, आप तब से ऐसे ही बैठी हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आपको पार्टी का खाना पसंद नहीं है क्या? मेंटल इंसान, मैं तुझे कैसे बताऊं खाने से कितना प्यार है। मैं सांस लेना छोड़ सकती हूँ मगर टेस्टी डिश खाना नहीं छोड़ सकती। और फिर कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और आपस में हंसी मजाक करते हैं। फिर दोनों एक साथ में खाना भी खाते हैं। दोनों की फैमिली उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होती है और एक दूसरे से बात करती है। दोनों बच्चे साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, क्यों ना दोनों को एक साथ में कर दे। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ऐसे वक्त बीतता जाता है। अनिकेत के परिवार वाले अंकिता के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आते हैं। दोनों परिवार वाले अपनी आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। अंकिता एक अच्छी बहू की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, पर उसकी जरूरत से ज्यादा खाना खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन बहुत सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर उसकी सास गुस्से से बोलती है, अरे बहू, बस 4 लोगों का खाना बनाना था और तूने तो पूरे गांव का खाना बना दिया। अब इतना सारा खाना खाएगा कौन? अरे क्या हो गया भगवान, क्यों बेवजह गर्म हो रही हो? पहली बार है, हो गई गलती, माफ कर दो। सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और अंकिता खाना खाने टेबल पर बैठ जाती है और 1 घंटे में ही सारा खाना खत्म कर देती है। जैसे ही उर्मिला वहां आती है, वो सारा खाना खत्म देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे ओ करम जली, अरे कितने जन्मों से भूखी थी तू, जो सारा खाना 1 घंटे में चट कर गई। देखा माँ जी, कर लिया ना सारा खाना खत्म। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं सारा खाना खा लूंगी। मजा ही आ गया खाना खाकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंकिता 1 महीने का राशन 1 हफ्ते में ही खत्म कर दिया करती थी। वो रोज अलग अलग तरीके की डिशेस बनाकर अपने लिए एक बाहुबली थाल तैयार करती थी और अकेले ही पूरी थाल चट कर देती थी। उसकी इस आदत से सभी घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। धीरे धीरे अंकिता मोटी होने लगी थी और एक दिन अंकिता खुद को मिरर में देखकर बोलती है, हाय रे अंकिता, तू कितनी मोटी हो गई है, पर क्यूट भी लगती है। नजर ना लगे तुझे। अरे क्यूट नहीं, भैंस लग रही हो खा खा कर। जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सही बोल रहा है तू बेटा, ये तो पूरे शहर का खाना अकेले ही खा लेती है। महारानी जी के लिए तो बाहुबली थाल भी छोटी पड़ जाती है। क्या है, आप लोग मुझे खाने देंगे या नहीं?
अरे अब बंदे को जितनी भूख होगी उतना ही तो खाएगा ना। अंकिता, खाना खाना अच्छी बात है, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। इतना बोलकर अंकिता वहां से चली जाती है और अपने खाने की आदत को बनाए रखती है। वक्त बीतता जाता है। देखते ही देखते अंकिता बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाती है। उसका उठना और बैठना मुश्किल हो जाता है। ये सब होता देख अनिकेत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अंकिता को सबक सिखाने के बारे में सोचता है। ऐसे ही एक दिन, देखो अंकिता, मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। पर क्यों अनिकेत, मैंने क्या किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो बस मेरे घर से। नहीं नहीं अनिकेत, ऐसा मत कहिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो बस मेरे घर से। वक्त बीतता जाता है। अंकिता खुद को पतला करने के लिए मेहनत करनी शुरू कर देती है। इसके लिए वो रनिंग करती है, एक बैलेंस डाइट भी फॉलो करती है और खुद को फिट कर लेती है। जिसके बाद वो अपने ससुराल वापस जाती है और उसे देखकर उर्मिला और अनिकेत के होश उड़ जाते हैं। अरे, गन्ने के जूस की मशीन से निकल कर आई है क्या तू? इतनी पतली हो गई तू तो। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ज्यादा खाने की आदत की वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई, पर अब तो मैंने खुद को मेंटेन कर लिया है। अनिकेत जी, अब तो आप मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे ना? पागल, मैंने तुम्हें छोड़ा ही कब था? वो सब इसलिए कहा था ताकि तुम्हारी ओवर ईटिंग की आदत से छुटकारा दिला सकूं। आई लव यू मेरी पगली। आई लव यू टू, इन्ना सारा। इस तरह सभी घर वाले अंकिता का दोबारा अपने घर में स्वागत करते हैं और अंकिता अपने साथ साथ सभी के डाइट और फिटनेस का ख्याल रखती है। साथ ही वो सिर्फ और समय पर जितना जरूरी हो उतना ही खाना खाती है। ये सब देखकर अंकिता की सास को और अनिकेत को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।